नमस्कार साथियों, मेरे भावी फॉरेस्ट ऑफिसर्स, और उम्मीद है, विश्वास है ऐसा कि काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स इस बार फॉरेस्ट ऑफिसर्स बनेंगे। सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक की क्लासेस चल रही थी, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे और आज इसी क्वेश्चंस की श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2015 में क्वेश्चन आया, पोटेशियम क्लोराइड है, उसका आपको वियोजन दे रखा था। वियोजन का मतलब अल्फा दे रखा है 50%, और आपसे कहा गया इसके लिए आप आइटा ज्ञात करें। आप सबको पता है वांट ऑफ कारक आइटा का मान पूछा गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोटेशियम क्लोराइड है, उसका 50% वियोजन होता है। अब आप सबको उसके लिए आइटा का मान ज्ञात करना है। अब आप सबको आइटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए वियोजन के केस में। आइटा का जो फॉर्मूला है वो है वियोजन के केस में आइटा बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। हमसे यहां क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पोटेशियम क्लोराइड है उसको जब हम पानी में घोलते हैं तो उसका 50% वियोजन हो जाता है, और अब आपको पोटेशियम क्लोराइड के लिए आइटा का मान निकालना है। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा होता कि पोटेशियम क्लोराइड के लिए आइटा निकालिए, तब तो इसके लिए आइटा का मान 2 आता, क्योंकि आपको पता है कि पोटेशियम क्लोराइड 100% आयनाइज हो जाता और पानी में घोलने पर वो वियोजन के बाद वो आपको 2 तरह के आयन K+ और Cl- देता। लेकिन यहां कहा गया है कि पोटेशियम क्लोराइड है, उसका वियोजन 50% होता है और आपको उसके लिए आइटा का मान ज्ञात करना है। अब आपको आइटा और अल्फा के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए कि वांट ऑफ कारक और वियोजन की मात्रा के बीच में क्या संबंध है। तो आप सबको पता होगा आइटा बराबर होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा 1। अब आप सबको पता है अल्फा का मतलब वियोजन की मात्रा है, और यहां क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है वियोजन 50% है। 50% का मतलब 1/2 वियोजन की मात्रा, प्लस एन का मतलब यह है कि पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम पानी में घोलेंगे तो उसके बाद वो आपको वियोजन के बाद कितने आयन देगा। तो सीधी सी बात है, पोटेशियम क्लोराइड को जब किसी सॉल्वेंट में घोला जाएगा तो वो आपको K+ और Cl-। एन का तात्पर्य यही है कि वियोजन के बाद कणों की संख्या। तो यहां सीधी सी बात है, पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा जो एन की वैल्यू होगी वो 2 होगी, और अल्फा की वैल्यू आपको पता ही है आधा है। ये कैंसिल हुआ, 1 में से हाफ गया तो 0.5, और ये आपका 1। तो इसका मतलब इस समय आइटा की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आएगी, 1.5 आएगी। ध्यान रखें, जो जनरली आइटा है उसका मान 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, और 1 से कम भी हो सकता है। अगर आप विले, जिसको जैसे यूरिया, ग्लूकोज, ऐसे जो विले हैं, इनको जब किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है तो ना तो उनका संगुणन होता है और ना वियोजन होता है। उस केसेस के अंदर आइटा का मान 1 आता है। लेकिन जैसे पोटेशियम क्लोराइड है या जो आयनिक कंपाउंड है, इनको जब पानी के अंदर आप घोल रहे हो तो सीधी सी बात है इनका वियोजन होता है, और वियोजन के केस में आइटा का मान 1 से ज्यादा होता है, और संगुणन के केस में आइटा का मान 1 से कम होता है। आपको पता होना चाहिए आइटा बराबर 1। इस केस में हम ये मानेंगे कि ना तो विलेय का वियोजन होता है और ना ही विलेय का क्या होता है, संगुणन होता है। अगर आइटा का मान 1 से ज्यादा है, ऐसा तब होता है जब विलेय का वियोजन होता है, और आइटा इज लेस देन 1 ये तब होता है जब विलेय का क्या होता है, संगुणन होता है। तो ध्यान रखें, आइटा और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है वियोजन के केस में, तो आइटा बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इसीलिए इसका आंसर 1.5 गया। अगला आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, सबने पढ़ा होगा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ आपको यह बताता है कि किसी लिक्विड के अंदर गैस ज्यादा से ज्यादा कब डिसॉल्व होगी। तो आप सबने देखा भी होगा कि जो हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स आती हैं वो सब एयर टाइट आती हैं, और हमें पता है उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो उसके ऊपर प्रेशर लगाती है। तो हेनरी का यही कहना है कि किसी लिक्विड में जो गैस है, किसी लिक्विड के अंदर अगर आप गैस को ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व करना चाहते हैं तो
तो गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी, गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी सॉल्यूशन के अंदर, उस गैस के उतने ही क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन होंगे। आपसे कहा गया 25 डिग्री सेल्सियस है, किसी गैस के 200 टोर वाष्प दाब पर उसका विलियन में मोल अंश 5 × 10⁻³ है, तो उसका हेनरी स्थिरांक ज्ञात करना था। अब आप सबको पता होना चाहिए हेनरी स्थिरांक या हेनरी लॉ के अनुसार जो फॉर्मूला आता है वो आता है P = KH × X। यहां जो P है, यहां T से मतलब है गैस के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर, और X का मतलब है उस विलियन में गैस के कितने मोल प्रभाज है। आप खुद ही सोच सकते हैं, गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी लिक्विड के अंदर, गैस उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी, उतनी ज्यादा गैस के मोल फ्रैक्शन होंगे उस सॉल्यूशन के अंदर। तो P = KH × X ये आपसे पूछा गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। आपको बता रखा है कि गैस का जो प्रेशर है वो आपको कितना दे रखा है, 200 टोर, और साथ ही साथ आपको बता रखा है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इस गैस के जो मोल अंश हैं, यानी जो मोल प्रभाज मोल अंश हैं, उनकी वैल्यू 5 × 10⁻³ है। और आपसे पूछा गया है कि आपको हेनरी कांस्टेंट KH का मान निकालना है। तो KH = 200 अपॉन 5 × 10⁻³ सॉल्व करोगे, 40 × 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻3, 4 × 10⁻4 टॉप। ये जो हेनरी कांस्टेंट है इसकी वही यूनिट होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो मोल भिन्न है इसकी किसी भी तरह की कोई भी यूनिट नहीं होती। मोल भिन्न जो है या जो मोल अंश है ये यूनिट लेस कंसंट्रेशन है, और इस हेनरी कांस्टेंट की वही यूनिट होती है जो इस प्रेशर की यूनिट होती है। इसीलिए यहां पर जो आंसर है वो किसके अंदर आया, टॉर में, और आंसर गया 4 × 10⁻4 टॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कई बार रिपीट हो रहा है। इनमें से वो कौन सी कंसंट्रेशन है जो ताप पर निर्भर करेगी। अब आप सबको पता है दो तरह की कंसंट्रेशन है। कुछ कंसंट्रेशंस ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, और कुछ कंसंट्रेशंस ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। आयतन संबंधी जो सांद्रताएं हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, आयतन संबंधी जो सांद्रताएं होती हैं वो सब की सब टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं। लेकिन जो मास संबंधी सांद्रताएं होती हैं, जो मास कंसंट्रेशंस होती हैं, वो जो सांद्रताएं हैं वो ताप पर निर्भर नहीं करती। आपसे पूछा गया इनमें से वो कौन सी कंसंट्रेशन है जो ताप पर निर्भर करती है। सबसे पहले आपको दिया गया मास परसेंटेज। तो आप सबको पता है मास परसेंटेज होता है परसेंटेज वेट बाई वेट, और ये जो यूनिट है ये वेट बाई वेट यूनिट है, और जो वेट बाई वेट यूनिट होती है वो कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है। आप सबको पता है मोल फ्रैक्शन होता है उस अवयव के मोल बटे कुल मोल, ये चीज मोल फ्रैक्शन है। आपको बता चुका मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, इसकी किसी भी तरह की यूनिट नहीं होती, और सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन हमेशा एक आता है। ये भी आपकी वेट बाई वेट वाली यूनिट है, इसीलिए ये भी आपकी किस पे डिपेंड नहीं करती, आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। चौथी में आपको बता चुका मोलिलिटी। मोलिलिटी आपको पता है मोलिलिटी होती है मोल किलोग्राम इनवर्स 1, इसका मतलब मोल बाई केजी। मैं ये कहूं ऊपर तो आपको पता है विलेय के मोल है और नीचे विलायक का भार है केजी में। मोललता आपको सबको पता है मोलिलिटी क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, ऊपर मोल नीचे विलायक का भार, वेट बाई वेट यूनिट है। और वेट बाई वेट यूनिट्स जो होती हैं वो सारी की सारी यूनिट्स टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। आयतन संबंधी जो सांद्रताएं होती हैं वो किस पर निर्भर करती हैं, ताप पर निर्भर करती हैं। इसीलिए इसका आंसर मोलरता गया, क्योंकि आप सबको पता है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता की जो यूनिट है वो आप सबको पता है मोलरता या कंसंट्रेशन एक ही बात है, और ये होती है मोल बटे आयतन। यूनिट हो जाएगी मोल,
लीटर इनवर्स। समझ में आ गया होगा। और आयतन संबंधी जो सांद्रताएं हैं वो ताप से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, इसीलिए इसका आंसर थर्ड क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड 2016 में। एक शर्करा का सॉल्यूशन है जो सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है। दोनों का आयतन एवं ताप समान है। यदि शर्करा के सॉल्यूशन में शर्करा के 0.2 मोल उपस्थित है तो दूसरे सॉल्यूशन में सीजियम क्लोराइड के कितने मोल उपस्थित होंगे। आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन आपसे कहा गया आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में समपराश्री विलयन पर क्वेश्चन आया था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आप सबको पता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके परासरण दाब आपस में समान होते हैं। क्वेश्चन में यह कहा गया कि जो शर्करा का सॉल्यूशन है और जो सीजियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो आपस में आइसोटोनिक है। आपसे पूछा गया, कहा गया शर्करा का सॉल्यूशन सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है। अब आप सबको पता है परासरण दाब निकालने का फॉर्मूला पाई बराबर आइटा C1ST, पाई 2 बराबर आइटा 2 C2ST। क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है दोनों का आयतन भी समान है और दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी समान है, यानी शर्करा का सॉल्यूशन का जितना टेम्परेचर है उतना ही सीजियम क्लोराइड का टेम्परेचर है। ये चीज कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। आइटा 1 C1 बराबर आइटा 2 C2। आइटा 1 कंसंट्रेशन आपको पता है मोल बटे आयतन है। आइटा 2 कंसंट्रेशन आपको पता है मोल बटे आयतन। क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों के आयतन भी सेम है, दोनों का आयतन भी सेम है। कहने का मतलब आइटा 1 N1 बराबर आइटा 2 N2। अब आप सबको पता है कि जो शर्करा का सॉल्यूशन है उसके लिए आइटा का मान 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो शर्करा है वो इस प्रकार का विलेय है जिसका ना तो वियोजन होता है और ना ही क्या होता है, संगुणन होता है। और बाकायदा क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं कि जो शर्करा सॉल्यूशन के अंदर शर्करा के मोलों की संख्या है वो 0.2 है। सीजियम क्लोराइड के अंदर मोलों की संख्या यानी N2 क्वेश्चन में पूछा गया है। आप सबको पता है सीजियम क्लोराइड के लिए आइटा का मान 2 होगा, क्योंकि सीजियम क्लोराइड पानी के अंदर 100% आयनाइज हो जाएगा, 2 आयन देगा। और आपसे N2 की वो वैल्यू पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि जो सीजियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसमें सीजियम क्लोराइड के कितने मोल हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख लें, ये तो हमारे पास कितना है, शर्करा के लिए आइटा की वैल्यू 1, सॉल्यूशन के लिए मोल 0.2, सीजियम क्लोराइड के लिए 2 इंटू N2। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा N2 की वैल्यू क्या आएगी, 0.1 मोल। अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है। एक रिएक्शन है जिसमें 3 क्रिया कारक हैं A, B और C। आपसे क्या कह रहा है, एक रिएक्शन है जिसमें 3 रिएक्टेंट हैं A, B और C। रिएक्शन में A, B और C की काइनेटिक्स दे रखी है। A के रेस्पेक्ट में ये देखा जा रहा है, A के रेस्पेक्ट में ये देखा जा रहा है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है। लिखा है कि अभिक्रिया A, B और C की केमिकल काइनेटिक में A में फर्स्ट ऑर्डर की, B में हाफ ऑर्डर की एवं C में इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर है, एवं C में इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर है। कहने का मतलब ये वाली कंडीशन है, A की कंसंट्रेशन, B के लिए हाफ ऑर्डर है, C कंसंट्रेशन कैंसिल आउट, B की पावर 1/2। अब वो आपसे कहता है, चाहो तो आप इस तरीके से भी कर लो, चाहे इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो। अब वो आपसे कहता है यदि A, B और C सभी की सांद्रताओं को हम 4 गुना कर दें तो अभिक्रिया वेग का मान क्या होगा। देखिए मैं इसी से वापस एक बार करके बताता हूं क्या कह रहा है। यह कह रहा है एक रिएक्शन है जिसमें 3 रिएक्टेंट हैं A, B और C। A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, B के रेस्पेक्ट में हाफ है, C के रेस्पेक्ट में इनवर्स 1 है।
ए, बी और सी तीनों की कंसंट्रेशंस को मैं 4 गुना कर देता हूं तो अभिक्रिया का वेग पूछ रहा है। अब आपसे कह रहा है कि अभिक्रिया का जो वेग है ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है, बी के रेस्पेक्ट में हाफ है और सी के रेस्पेक्ट में इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर है। अब आपसे कहता है कि अगर मैं सभी की कंसंट्रेशन 4 टाइम कर दूं, इसको भी 4 टाइम कर दूं, इसको भी 4 टाइम कर दूं, ये 4 का इनवर्स हो जाएगा 1, कैंसिल आउट हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग 4 की पावर 1/2, 4 का अंडर रूट लोगे तो 2 आएगा, जो आरएचएस में वही एलएचएस में, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको वेग नियम दे दिया, बाकायदा वेग नियम दे दिया और आपसे कहा कि हम ए की कंसंट्रेशन को और बी की कंसंट्रेशन दोनों को दुगना कर रहे हैं, इसको भी दुगना और इसको भी दुगना, और वो आपसे पूछ रहा है कि अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा। अब आप कहेंगे अभिक्रिया का वेग ए के रेस्पेक्ट में और बी के रेस्पेक्ट में, ए के संदर्भ में कोटि 1 है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ए की कंसंट्रेशन डबल तो अभिक्रिया का वेग भी डबल, ए की कंसंट्रेशन 3 गुना तो अभिक्रिया का वेग भी 3 गुना। सेकंड ऑर्डर के रेस्पेक्ट का मतलब यह है अगर आपने इसको दुगना किया तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा, तिगुना किया तो 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा, चौगुना किया तो 16 गुना हो जाएगा। अब आपसे दे रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग नियम दे रखा है। अब यह कहता है कि अगर हम ए की कंसंट्रेशन को दुगना करें और बी की कंसंट्रेशन को भी कितना करें, दुगना, तो आपसे पूछ रहा है अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, दुगना, 2 दूनी 4, सॉल्व करोगे तो 8। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग पहले का कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जैसा जैसा वो कहता रहे वैसे करते चले। लिख ले, ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करना है, यानी इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग पहले का कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए सही नहीं है? पहले भी बता चुका, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2016 में भी आया, यही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 में भी आया। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं वो अभिक्रिया होती है जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अगर आप क्रिया कारक की सांद्रता दुगनी कर देंगे तब भी अभिक्रिया का वेग वही रहेगा, आधी कर देंगे तो भी अभिक्रिया का वेग वही रहेगा। ऐसी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लीजिए रिएक्शन है ए से बना प्रोडक्ट और मान लीजिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शुरू में इस ए की कंसंट्रेशन रही ए, प्रोडक्ट 0, टी टाइम पर मैं ये देखता हूं इसकी कंसंट्रेशन a माइनस एक्स रह जाती है और प्रोडक्ट x बन जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में आपको पता है जो अभिक्रिया का वेग r है वो a की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो r बराबर क्या होता है k। अभिक्रिया का वेग क्या है, क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में, यानी r को लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर k, dx बराबर k डॉट dt। फाइनली आपको 2-3 चीजें याद रखनी है शून्य कोटि की अभिक्रिया में। एक तो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर मैंने कहा आपको 2-3 फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं। पहला फॉर्मूला ये रखना है कि टी टाइम पर इस क्रिया कारक की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी R0 माइनस के। टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो है टी टाइम पर। मुझसे पूछा जाए भाई, मैंने कल भी आपको बताया था, ऐसा नहीं है कि क्रिया कारक की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम नहीं होगी। अगर कोई रिएक्शन 0 ऑर्डर की है तो ऐसा थोड़ी है कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी तो सही। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कम होगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उनमें क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ रेखीय रूप से कम होती है। ये RT का मतलब है टी टाइम पर क्रिया कारक की कंसंट्रेशन, R0 का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, RT बराबर R0 माइनस KT। कहने का मतलब मैंने आपको कहा अगर RT और T के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ये y बराबर C माइनस mx। इसका मतलब ये ग्राफ इस तरह से आएगा। इसका मतलब यह है कि क्रिया कारक की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम तो होगी
लेकिन मैंने आपको कहा था कैसे कम होगी, लीनियरली रूप से कम होगी, क्योंकि ये सरल रेखा का क्या है, समीकरण है। अब आपसे कहा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सी बात सही नहीं है। तीसरी इक्वेशन देखें, ये केटी इस तरह से, केटी बराबर आर नॉट माइनस आर टी, तो आप कर लें, पता लग जाएगा केटी बराबर आर नॉट माइनस आर टी, बिल्कुल सही है ये। तो आपको पता होगा कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अर्ध आयुकाल होता है वो क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसमें जो टी हाफ आता है उसको निकालने का फॉर्मूला आर नॉट बाय 2k है। मैं ए नॉट का मतलब भी क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता है और आर नॉट का मतलब भी क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता है। अब ये भी कहा आर एवं टी के बीच में जब आप ग्राफ खींचते हैं, इस आर और टी के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, तो ये y बराबर c माइनस एम एक्स का ग्राफ आ रहा है, इसे सरल रेखा आलेख कह रहे हैं, ये भी सही है। इसका मतलब फर्स्ट आंसर गलत है। एल एन और आर के बीच में ग्राफ नहीं होता, बल्कि आर और टी के बीच में ग्राफ होता है, और वो ग्राफ आपको कैसी रेखा में प्राप्त होता है, सरल रेखा आलेख में। 3 स्टैंडर्ड एग्जांपल्स अपने दिमाग में रखें। नंबर 1, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 99.9% पूरा होने में लगने वाला समय, मैं आपको पहले ही बता चुका, अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। जैसे मान लीजिए, दूसरा मैंने आपको रिलेशंस याद करना है। फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल का क्या होता है, दुगना होता है। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। यह आपसे कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसको 99.9% पूरा होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल का कितना गुना है। तो मैं इसको पहले भी ड्राइव कर चुका, 99.9% होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल का कितना गुना निकलता है, 10 गुना निकलता है। और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल का क्या होता है, दुगना होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, ये 50 रह गई, तो फर्स्ट अर्ध आयुकाल 50 से 25 रह गई। पहले क्रिया कारक की सांद्रता 100 थी, अब रहकर 25 रह गई, इसका मतलब रिएक्शन 75% पूरी हो गई। भाई मेरे पास 100 रुपए थे, अब मेरे पास 25 रुपए रह गए, तो इसका मतलब 75% रिएक्शन पूरी हो गई। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 75% जब पूरी होती है तो वो अर्ध आयुकाल का क्या होता है, दुगना होता है। यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 75% होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल का दुगना समय होता है, और 99.9% होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ, जो अभी भी मैंने कहा था, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसको 75% पूरा होने में 32 मिनट का समय लगता है, तो उसको आधा होने में कितना समय लगेगा। अभी डायरेक्ट रिलेशन बताया, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसको 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल का दुगना होता है। आपसे पूछा गया कि 75% पूर्ण होने में तो कितना समय लग रहा है, 32 मिनट, और आपसे पूछा गया उस रिएक्शन के लिए अर्ध आयुकाल निकालें, तो आपके समझ में आ गया होगा, अर्ध आयुकाल अगर आप निकालोगे तो आपके पास कितना मिनट आएगा, 16 मिनट। ध्यान रखें, 2-3 चीजें फर्स्ट ऑर्डर के बारे में अपने दिमाग में रखें। नंबर 1, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट के निकल के आता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स। a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, a नॉट माइनस एक्स क्रिया कारक की t समय पर बची हुई कंसंट्रेशन है। कल मैंने आपको बताया था 2.303 log 10, इसको ln लिख सकते हो, तो k बराबर 1 अपॉन टी ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स। एक फॉर्मूला ये याद रखें, एक फॉर्मूला ये याद। इसके अंदर जो अर्ध आयुकाल निकल के आता है टी हाफ, वो फॉर्मूला याद रखें। अर्ध आयुकाल निकालने का फॉर्मूला 0.693/k। तीसरा फॉर्मूला ये याद रखें। इसके अंदर जो k की यूनिट होती है वो याद रखें, k की यूनिट सेकंड इनवर्स 1। पांचवी चीज, 75% अभिक्रिया को होने में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल का दुगना, और 99.9% में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना। वही क्वेश्चन जो आपसे पूछा, पहले भी रिपीट करा चुका, वापस यही क्वेश्चन आया। फास्फीन का विघटन है, फास्फीन का विघटन
फास्फीन PS3, इसका विघटन टंगस्टन के ऊपर, तप्त टंगस्टन के ऊपर, और साथ में प्रेशर उच्च दाब। याद करें कल ही बताया था उच्च दाब पर फास्फीन का टंगस्टन के ऊपर विघटन, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। और इसके अंदर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के अंदर आर जो है अभिक्रिया का वेग है वो फास्फीन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, यानी आर बराबर किसके आएगा, के। तो ध्यान रखें ये फर्स्ट ग्रेड 2016 में भी एग्जांपल आया था और फर्स्ट ग्रेड 2018 में भी एग्जांपल आया कि जो फास्फीन है इसका जो विघटन होता है, फास्फीन का जो विघटन होता है फास्फोरस और हाइड्रोजन में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर टंगस्टन की सरफेस पर, ये किसका एग्जांपल है, तो आपको याद रखना है जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है। फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया एक एलिमेंट्री रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। आपको पता है कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो एक स्टेप में पूरी हो जाती है, उन्हें एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और वो जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है उनको देख के ही हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी कोटि की है और इसकी अणु संख्या क्या है। क्वेश्चन में बाकायदा लिखा हुआ है एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक प्रारंभिक अभिक्रिया है, 2A से बन रहा है उत्पाद और इसके लिए आपको K निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, A और A। तो इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो K आता है वो आता है 1/AT माइनस 1/A0। KT बराबर 1/AT माइनस 1/A0। इसका मतलब है T टाइम पर बची हुई क्रियाकारक की कंसंट्रेशन, A0 का मतलब है क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता। वैसे भी आप देख सकते हैं KT क्रियाकारक की T टाइम पर जो कंसंट्रेशन बचती है वो A0 माइनस एक्स माइनस 1/A0। सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता चुका आएगा फॉर्मूला 1/T x/A माइनस एक्स। AT का मतलब T टाइम पर क्रियाकारक की बची हुई कंसंट्रेशन और A0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए मुझे K फाइंड आउट करना था, उसका फॉर्मूला ये है, ये T टाइम पर कंसंट्रेशन है और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। आभासी कोटि पर क्वेश्चन कई बार आया है, ध्यान रखें सूडो ऑर्डर आभासी कोटि। आभासी कोटि एक अभिक्रिया है जो निम्न वेग नियम का पालन करती है। अभिक्रिया का वेग A की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, B के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, C। इस अभिक्रिया का जब हमने अध्ययन किया तो A की तो इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.001, B की कंसंट्रेशन है 0.04, C की कंसंट्रेशन है 0.04 ली गई और आपको इस अभिक्रिया की आभासी कोटि बतानी है। ध्यान रखें ये क्वेश्चन कई बार आता है सूडो ऑर्डर का। सूडो ऑर्डर का मतलब यह है कि हमें क्या करना होता है, इसमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जो क्रियाकारक आधिक्य में है वो कभी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करते। यहां यह कहना चाह रहा है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो A के रेस्पेक्ट में, A के संदर्भ में कोटि 1 है, B के संदर्भ में कोटि 2 है और C के संदर्भ में कोटि 1 है। इस तरह का क्वेश्चन दो बार आया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। आपने कहा कि कोई रिएक्शन है उसमें तीन क्रियाकारक A B C हैं, हमने रिएक्शन को चालू किया। A की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 0.001 है, B की कंसंट्रेशन 0.04 है, C की कंसंट्रेशन 0.04 है। अब ये भी कहा जो क्रियाकारक आधिक्य में होते हैं वो कभी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करते। यहां B आधिक्य में है 0.04, C आधिक्य में है 0.04, B और C अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेंगे। अभिक्रिया के वेग को केवल कौन प्रभावित करेगा, A प्रभावित करेगा। और A के रेस्पेक्ट में आपको दिख रहा होगा कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ऐसी अभिक्रिया को आभासी कोटि कहेगा। वो आभासी कोटि वाली रिएक्शंस को सॉल्व करते समय आपको सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है, जो क्रियाकारक आधिक्य में होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेंगे। इनको रेट लॉ से हटा देंगे, सिर्फ रेट लॉ में A रह जाएगा। A के रेस्पेक्ट में आपको दिख रहा होगा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। पढ़ा होगा एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बनता है। इसमें आप सबको पता होगा इस रिएक्शन के अंदर वाटर किस में होता है, एक्सिस में होता है।
एक्सिस में होने के कारण रेट लॉ में आप इसको लोगे नहीं, रेट लॉ में केवल एस्टर आएगा, इसीलिए एस्टर का जो अम्लीय जल अपघटन है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, जबकि एस्टर का जो क्षारीय जल अपघटन है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, जिसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं। फिजिक्स के अंदर जो रेडियो एक्टिविटी आप पढ़ते हो वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी जो पढ़ते हो आप, वो जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। उसके अंदर वही सारे फॉर्मूले लगते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में लगते हैं। तो ध्यान रखें, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय फर्स्ट ऑर्डर का उदाहरण है। जीरो ऑर्डर के अंदर याद रखना है फास्फीन का विघटन उच्च दाब के ऊपर टंगस्टन की सतह पर जीरो ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में अभी दो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन और जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के एग्जांपल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। HI का विघटन सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। HI का विघटन बता रहे हैं H2 और I2। प्रयोग में HI का जो आंशिक दाब है वो 45 मिनट में 30 पास्कल से 15 पास्कल होता है। तो 30 पास्कल से 7.5 पास्कल होने में कुल कितना समय लगेगा। अब आपसे ये पूछा गया, ये कह रहा है कि जो HI का विघटन है वो एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब हमें ये पता है कि जो अगर क्रियाकारक गैसेज होते हैं तो PV बराबर nRT, P बराबर N/VRT। इसका मतलब प्रेशर और कंसंट्रेशन एक ही बात। वो ये कहता है कि जो HI है इसका जो प्रेशर है वो 30 पास्कल से 15 पास्कल होने में 15 मिनट का समय लगता है। वो आपसे कह रहा है कि जो इस रिएक्शन के अंदर 30 पास्कल से 15 पास्कल होने में समय जो लगता है प्रेशर को वो 45 मिनट का समय लगता है। भाई आपसे कह रहा है 2HI से बना H2 + I2। शुरू में HI का प्रेशर 30 पास्कल है, 45 मिनट बाद में देखता हूं तो इसका प्रेशर घटकर 45 मिनट आ जाता है। समझ में आ गया होगा। अब वो आपसे कह रहा है कि 30 पास्कल से 7.5 पास्कल होने में लगने वाला कुल समय ज्ञात करना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 30 पास्कल से 7.5 पास्कल तक लगने में कितना समय लगेगा। अब आपके दिमाग में तीन चीजें हैं। जीरो ऑर्डर में अर्धायुकाल क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती चलेगी अर्धायुकाल भी कम होता चलेगा। फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता है T12 बराबर 0.693/K। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर अर्धायुकाल कभी भी क्रियाकारक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन में अर्धायुकाल और क्रियाकारक की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होती है। शुरू में 30 पास्कल से 15 पास्कल होने में 45 मिनट का समय लगा। अब ध्यान से देखें, आप कंसंट्रेशन आधी हो गई, यानी 30 पास्कल से 15 पास्कल होने में कितना समय लग रहा है, इसको 45 मिनट का समय लग रहा है। अब वो आपसे पूछ रहा है 15 पास्कल से 7.5 पास्कल होने में कितना समय लगेगा। अगर ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है तो आप देखें क्रियाकारक की कंसंट्रेशन आधी हो गई, और क्रियाकारक की कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी तो अर्धायुकाल दुगना हो जाएगा। यानी 30 पास्कल से 15 पास्कल होने में 45 मिनट का समय लगेगा, तो 15 पास्कल से 7.5 पास्कल होने में 90 मिनट का समय लगेगा, तो 30 पास्कल से 7.5 पास्कल होने में 135 मिनट का समय लगेगा। ध्यान रखें, अगर यही रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती तो हम कहते हैं 30 पास्कल से 15 पास्कल होने में 45 मिनट का समय लग रहा है, क्रियाकारक की कंसंट्रेशन आधी हो गई तो अर्धायुकाल भी आधा हो जाता, तो 15 पास्कल से 7.5 पास्कल होने में 22.5 मिनट लगते। अगर यही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती तो 30 पास्कल से 15 पास्कल में भी 45 मिनट लगते हैं, तो 15 से 7.5 में भी 45 लगते, क्योंकि उसके अंदर अर्धायुकाल क्रियाकारक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन सेकंड ऑर्डर में अभी भी कहा अर्धायुकाल क्रियाकारक की सांद्रता के इनवर्स होता है। 30 पास्कल से 15 पास्कल होने में 45 मिनट का समय लगेगा, तो क्रियाकारक की कंसंट्रेशन आधी हो गई। क्रियाकारक की कंसंट्रेशन अगर आधी हो गई तो अर्धायुकाल दुगना हो जाएगा, तो 15 पास्कल से 7.5 पास्कल होने में 90 मिनट का समय लगेगा, तो 30 पास्कल से 7.5 पास्कल होने में 135 मिनट का समय लगेगा। उम्मीद करता हूं आ गया होगा। वही क्वेश्चन है, अब ये भी बताया था टू ऑर्डर वाला। 2SO2 + O2 रिएक्शन दे रखी है, O2 आधिक्य में 2SO3। अब आपसे पूछा गया O2 के रेस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अभी भी मैंने कहा था जो आधिक्य में होते हैं उनको रेट लॉ में नहीं लिया जाता, रेट लॉ में उनको कभी भी नहीं लिखते। जो आधिक्य में होते हैं
और आधिक्य के संदर्भ में जो कोटि होती है वो हमेशा क्या मानी जाती है? शून्य, क्योंकि वो कभी भी अभिक्रिया के वेग को क्या नहीं करते? प्रभावित नहीं करते। किसी अभिक्रिया की अगर आपको कोटि ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब आप सबको पता होगा कि जो अभिक्रिया की जो कोटि हम निकालते हैं, क्या स्टाइकियोमेट्रिक समीकरण से निकालते हैं? नहीं। क्या मतलब है? जैसे 2N2O5 से बना 4NO2 + O2। समझने के लिए अब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर मैं इसकी स्टाइकियोमेट्री को चेंज कर दूं, मान लीजिए इसकी स्टाइकियोमेट्री को चेंज कर दूं, तो कभी भी कोटि चेंज नहीं होती। यानी स्टाइकियोमेट्रिक समीकरण से कभी भी कोटि प्रभावित नहीं होती। और कोटि आपको पता है हमेशा किससे निकालते हैं? प्रायोगिक रूप से निकालते हैं। और प्रायोगिक रूप से हम सबसे पहले रेट लॉ डिफाइन करते हैं, रेट लॉ फाइंड आउट करते हैं, और उसकी मदद से ही क्या निकाली जाती है? कोटि। तो किसी अभिक्रिया की कोटि को जो ज्ञात किया जाता है वो वेग समीकरण से ज्ञात किया जाता है। एक रिएक्शन बता रखी है जिसमें बता रखा है जो अभिक्रिया का वेग है ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बी के संदर्भ में कोटि 2 है, सी के संदर्भ में कोटि 1 है, डी के संदर्भ में इनवर्स 1 है। इसका मतलब ए की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, बी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, सी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। डी की कंसंट्रेशन इनवर्स है, डी की कंसंट्रेशन इनवर्स है, इसका मतलब डी की कंसंट्रेशन को कम करोगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ए की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, बी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, सी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। डी इनवर्स है, डी की कंसंट्रेशन को कम करोगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। एक रिएक्शन दे रखी है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा यदि निम्नांकित की सांद्रता बढ़ा दी जाए। ए की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा यदि निम्नांकित की सांद्रता बढ़ा दी जाए। इसमें कुछ क्वेश्चन में अधूरा रह गया। यदि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा यदि निम्नांकित की सांद्रता बढ़ा दी जाए। देखिए क्वेश्चन कुछ भी हो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, कोई टाइप मिस्टेक है। हमें पता है ए की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, बी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, डी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, सॉरी सी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, डी की कंसंट्रेशन को कम करोगे तब जाकर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा यदि निम्नांकित की सांद्रता बढ़ा दी जाए। ए की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, बी की बढ़ाओ, सी की बढ़ाओ, लेकिन डी की कम करो तब जाकर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अभिक्रिया P + Q से बना R। देखते ही पता चल रहा होगा कि ये जो रिएक्शन है ये जटिल अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया है और ये कई पदों में सेलेक्ट हो रही है, 2 पदों में। और आपको पता होगा जो स्लो पद है वही क्या होता है? रेट डिटरमाइन पद है। अभिक्रिया P से बना, अभिक्रिया दे रखी है, रिएक्टेंट P से बना S, पहले रिएक्शन धीमी होती है, S ने Q से रिएक्शन करी, R बना, सेकंड नंबर की रिएक्शन फास्ट है। आपको वेग समीकरण बताना है और P और Q के रेस्पेक्ट में अभिक्रिया का वेग बताना है। दिख रहा होगा, यही रेट लॉ को डिटरमाइन करेगा। अभिक्रिया का जो वेग होगा वो P की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, R = K P, ये रेट समीकरण बनेगा। और ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, S ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। P के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, Q अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगा। किसी भी टक्कर के लिए क्या चीजें जरूरी है? आप सबने पढ़ा होगा टक्कर सिद्धांत, कि कोई भी जो टक्कर सिद्धांत ये कहता है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदलते हैं और उससे पहले रिएक्टेंट आपस में प्रभावी टक्कर करते हैं, कि रिएक्टेंट आपस में टक्कर करते हैं पहले और फिर वो बाद में प्रोडक्ट में बदलते हैं। अब वो जो टक्कर है वो प्रभावी होनी चाहिए और उसके लिए आप सबको पता है उन क्रिया कारकों के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, जिसे आप सबने सुना होगा दहली एनर्जी कहते हैं। साथ ही साथ टक्कर का विन्यास भी प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए उपरोक्त सभी की जो सफल टक्कर के लिए क्रियाकारक अणुओं के पास निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, टक्कर का विन्यास सही होना चाहिए और समागम दर मतलब टक्कर की आवृत्ति भी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा टक्कर आवृत्ति होगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। डायरेक्ट पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में लास्ट ईयर, K = PAE - एक्टिवेशन एनर्जी बाय RT। सबको पता होगा यहाँ P क्या है?
यहाँ P स्टेरिक फैक्टर है, इसको त्रिविम कारक कहा जाता है। ये संशोधित जो अपना आर्नियस इक्वेशन है वो है, पहले K बराबर E माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT, अब K बराबर P E एक्टिवेशन एनर्जी बाय RT। यहाँ P को हम क्या कहते हैं, स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। आपको आर्नियस समीकरण दे रखा है K बराबर E माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट जूल पर मोल होती है, सही है। A को आवर्ती गुणांक कहते हैं, सही है। A जो है आवर्ती गुणांक और जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है ये दोनों आपको रखना है, ताप पर निर्भर नहीं करती। तो A ताप पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है, लेकिन ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी ताप पर निर्भर नहीं करती। एक्टिवेशन एनर्जी आप सबको पता है कि क्रियाकारक अणुओं को एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ती है ताकि क्रियाकारक के अणु किसमें बदल जाते हैं, उत्पाद में। जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं वही एनर्जी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और एक्टिवेशन एनर्जी ताप पर निर्भर नहीं करती। फिनॉल का जो ब्रोमिनेशन करते हैं, पढ़ा होगा फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन जल के साथ ब्रोमाइड आयन की उपस्थिति में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। और ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है और इसकी केमिकल काइनेटिक का जो स्टडी करते हैं वो आप सबने पढ़ा होगा। कौन सी विधि होती है, विभवमितीय विधि होती है या पोटेंशियोमेट्रिक मेथड के द्वारा इसकी केमिकल काइनेटिक को ज्ञात किया जाता है, फिनॉल का ब्रोमिनेशन। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा अब आपको स्पीड भी लेनी पड़ेगी क्योंकि अब थोड़े से दिन रह गए एग्जाम्स के, और उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी कुछ क्लासेस चालू करेंगे। थैंक यू आज के लिए।